तो इंजन की अगर मैं बात करूं तो पहले से बहुत ज़्यादा इंजन के अंदर जो फॉर्मेशन है वो इम्प्रूव कर दी गई हैं। सारी वीडियोस देखी थी, बहुत सारे और भी क्लिप्स देखी थी जिसके अंदर राइडर जाके बिकॉज ऑफ द ब्रेक्स इसको क्रैश कर दे रहे थे। तो हो सकता है जो मेजर चेंज किया गया है वो उसके आरपीएम मीटर में किया गया है। तो पहले जो आरपीएम मीटर था वो 9700 के समथिंग था, बट अब मैं इसको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा हैवी इंजन है, थोड़ा कर्व वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके पिलियन कंफर्ट की अगर मैं बात करना चाहूँगा, पिलियन कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है जो कि अदर गाड़ी जो भी अदर बाइक्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज दीपेश और आज अपन बात करने वाले हैं ऑल न्यू पल्सर NS 400Z के बारे में। तो इस वीडियो में अपन पूरा डिटेल रिव्यू कवर करने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और किन लोगों को ये बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। साथ साथ में अपन इसके माइलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ऑल न्यू अपन पूरा का पूरा अगर इंक्लूड करना चाहें इस चीज के अंदर तो पूरा एक डिटेल रिव्यू आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू को, और पूरे रिव्यू को आप जरूर देखना क्योंकि इसके बाद आपके जितने भी कंफ्यूजन है NS 400Z के बारे में पूरे क्लियर होने वाले हैं। तो बी ऑन द वीडियो। और इस वाले रिव्यू के अंदर अपन ये भी कवर करने वाले हैं कि क्या क्या जो पल्सर ने आफ्टर द न्यू मॉडल्स क्या क्या उसके अंदर चेंजेस लाए हैं या फिर क्या क्या अपडेट्स इस वाली बाइक के अंदर हुए हैं। सो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके की के बारे में। तो जो की का डिजाइन है वो और भी जो मॉडल्स है उनसे अपन को डिफरेंट देखने को मिलता है। इसका जो मैं बात करूं अगर जो इसकी सिक्योरिटी है वो और भी जो कीज है उनसे ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। और भी जो सेगमेंटल जो बाइक्स आती हैं बजाज की तरफ से ही, जैसे कि N160 हो गई या फिर N1 200 होगी, उससे थोड़ा बेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसकी डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन के लिए अपन देखें, इसकी डिजाइन का फॉर्मेशन देखें तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव देखने को मिलता है और स्पोर्टी काइंड ऑफ अपन को देखने को मिल जाता है। फाइंड आउट करने के लिए अपन देखते हैं इसका फ्रंट। तो फ्रंट में अपन को एग्रेसिव ये वाला फॉर्मेशन देखने को मिलता है जिसके अंदर अपन को एस टाइप ऑफ LED फॉर्मेशन अपन को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं इसके नीचे। तो अपन को प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं जो कि नाइट में बहुत अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। LED टर्न सिग्नल्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि नाइट में बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने वाले हैं दोनों ही साइड में। नेक्स्ट थिंग दैट वी गोना टॉक अबाउट इज इंजन। तो इंजन की अगर मैं बात करूं तो पहले से बहुत ज़्यादा इंजन के अंदर जो फॉर्मेशन है वो इम्प्रूव कर दी गई हैं। जैसे कि मैं अगर पहले की बात करता हूं तो जो पावर के अंदर मैं बात करूं तो 40 PSI की पावर अपन को देखने को मिल जाती थी, बट अब 43 PSI की पावर अपन को देखने को मिलती है जो कि एक इंसेन इंप्रूवमेंट है इन द इंजन। साथ साथ में अगर मैं बात करूं टॉर्क की तो टॉर्क एकदम मिनिमल है, जितना पहले था उतना ही है। 38 के समथिंग या 34 के समथिंग ही है, ज़्यादा इसके अंदर इंप्रूव नहीं किया गया है। तो जहाँ तक मेरे को पता है तो 34 के आसपास ही है जो इसका टॉर्क है वो इम्प्रूव्ड है, जो कि पहले वाले जो वेरिएंट्स आते थे उनके अंदर भी अपन को देखने को मिल जाता था। नेक्स्ट अगर मैं इंजन की बात करूँ तो देखो इंजन तो है ना डोमिनार, और जो चेसी है वो भी डोमिनार से ही ली गई है मेनली। बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी के लिए बजाज ने NS 400 के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि कई मैंने ऐसी वीडियोस देखी जिसके अंदर बहुत जल्दी गाड़ी क्रैश वगैरह हो जा रही थी। जो बजाज है बजाज ने इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। तो फ्रंट में अपन को देखने को मिल जाता है डिस्क ब्रेक जो कि पहले से भी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है विथ ABS, डुअल चैनल ABS अपन को इसके अंदर देखने को मिल जाता है। साथ साथ में अपन को ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है जो कि अपन मैनेजेबल होता है। अगर अपन को चाहिए तो अपन ऑन भी कर सकते हैं और अगर अपन को नहीं चाहिए तो अपन ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि अपन को इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं जो कि सेफ्टी के पर्पज़ से और ब्रेकिंग के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी गाड़ी के अंदर। खासकर अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ तो अपन ने बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी, बहुत सारे और भी क्लिप्स देखी थी जिसके अंदर राइडर जाके बिकॉज ऑफ द ब्रेक्स इसको क्रैश कर दे रहे थे। तो हो सकता है कि बजाज ने इस चीज़ को देखने के बाद जो ब्रेक्स थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है इसको लेके। अपन को ग्रेमिका के ब्रेक पैड्स देखने को मिल जाता है, ब्लैक ब्रेक कैलिपर अपन को देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कराने का यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर मैं फ्रंट में बात करूँ तो फ्रंट में भी अपन को डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है विथ डिस्क, और बैक में भी अपन को सेम डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। अगर मैं ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो फ्रंट का बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, बट अगर मैं बैक वाले अगर रेयर वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा लाइट है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट। जो ये सेंट्रल ब्रेक पैड्स हैं ये वन ऑफ द मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगते हैं बजाज के अंदर। इस प्राइस ऑफ पॉइंट के अंदर बहुत अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं आज तक। अपन को MTC का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि वो वही मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल, जिसकी वजह से जब अपन को चाहिए होता है तो अपन ट्रैक्शन ऑन कर सकते हैं और जब नहीं चाहिए तो अपन ट्रैक्शन ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर अब तक का मेरे को बजाज की तरफ से देखने को मिला है आफ्टर द सच कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोज़ जो भी अपन ने देखी उसके अंदर तब से।
कर लेते हैं इसके व्हील बेस की। तो व्हील बेस जो रहना है 1344 nm का अपन को देखने को मिल जाता है, mm का देखने को मिल जाता है, सॉरी। तो ये अपन को व्हील बेस देखने को मिलता है। जो मेजर चेंज किया गया है वो उसके आरपीएम मीटर में किया गया है। तो पहले जो आरपीएम मीटर था वो 9700 के समथिंग था, बट अब जो आरपीएम मीटर है वो अपना पूरा 10,000 के आसपास कर दिया है। पूरा 10,000 से लेके अपना आरपीएम मीटर जाता है और रेड लाइन जो है वो 12,000 आरपीएम तक जाती है। तो नेक्स्ट मेजर चेंज की अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर चेंज आया है वो गियर फॉर्मेशंस में है। तो गियर फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपन को देखने को मिल जाता है कि एक सेंसर लेस क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लीपर अपन को देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो कि राइड्स होती हैं उसके अंदर। बट इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये ऑटो शिफ्टर है या फिर जो ऑटो शिफ्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स मोड पे ही काम करता है। उसके अलावा किसी जैसे राइडिंग मोड या फिर दूसरे भी मोड्स हैं उसके अंदर काम नहीं करता है। तो ये सारी एक छोटी सी चीज़ है जो कि क्विक शिफ्टर वाली जो चीज़ है वो दूसरे और जो मोड्स हैं उनके अंदर भी आनी चाहिए। बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर फुल्ली इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि एलईडी वाली है। तो एलईडी देखो, इसके अंदर मेरे को सबसे बड़ा जो नेगेटिव लगता है वो एलईडी का ही लगता है, क्योंकि ड्यूरिंग द राइडिंग इसके अंदर इतनी अच्छी तरीके से अपन को जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को नहीं मिल जाती, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एलसीडी पैनल भी लगा रखा है। बात करो तो इसके अंदर अपन को आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, और जो नॉर्मल जो स्पीड होती है वो अपन को देखने को मिल जाती है। साथ साथ में अगर मैं माइलेज वगैरह की बात करूँ तो वो भी अपन को इसके अंदर देखने को मिल जाता है। साथ साथ में कितने किलोमीटर ये चल चुकी है वो भी अपन को इसके अंदर देखने को मिल जाता है। माइलेज है वो अपन को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि करंट माइलेज नहीं बताती है, एवरेज जो माइलेज आता है वो अपन को देखने को मिलता है। चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर, देखो आपको एक ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो नोटिफिकेशन है या फिर बोल सकते हैं सिग्नल है वो भी अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है आफ्टर द चेंजेस ऑफ लाइक बजाज के बाद में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसकी सीट हाइट की। तो सीट हाइट जो रहने वाली है वो 800 mm के आसपास रहने वाली है, जो कि दोनों के लिए हेल्पफुल है। जो कि शॉर्ट राइडर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है और जो लॉन्ग राइडर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। साथ साथ में अगर मैं कंफर्टेबिलिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे को देखने को मिल रही है, क्योंकि देखो सीट का जो कुशनिंग है वो भी बेस्ट है, कुशनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं बात करूँ ग्रिपिंग की, तो वाइल राइडिंग लाइक लॉन्ग राइड्स या फिर मैं बात करता हूँ जब अपन हाई स्पीड्स पे होते हैं तो भी अपन को बहुत ज़्यादा ग्रैब करके रखती है। तो इस चीज़ में मेरे को नहीं लगता है कि किसी को भी दिक्कत आने वाली है, ना कि शॉर्ट राइडर्स को ना ही हाई राइडर्स को, जो कि लाइक जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है उनको भी। साथ साथ में अगर मैं पोजिशनिंग की बात करूँ तो थोड़ा सा बैक में ज़रूर रहता है अपना पैडल, बट क्रंचिंग आपको फील नहीं होगी, क्रंचिंग लेग्स आपको फील नहीं होंगे, बहुत ही कंफर्टेबल वे में आप बैठ सकते हो इसके अंदर। तो कंफर्टेबिलिटी के बारे में या फिर सिटिंग पोजीशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत बेस्ट रहने वाली है, इतनी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं लीनिंग पोस्चर के बारे में बात करूँ तो देखो लीनिंग में बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करने वाली है। लीनिंग के अंदर अगर मैं बात करता हूँ हंटर की, वैसे तो हंटर इस सेगमेंट में नहीं आती है, बट अगर मैं हंटर की भी बात करता हूँ तो हंटर भी इतना कंफर्टेबिलिटी या फिर मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस नहीं प्रोवाइड कराती है जितना कि ये गाड़ी अभी प्रोवाइड करा सकती है। दूसरा मैं इसका जो बेस्ट फीचर बोलूँगा वो होता है नाइट सिस्टम। नाइट के अंदर जितने भी इसके बटन्स वगैरह हैं वो एल्यूमिनेटेड होते हैं, मतलब कि नाइट के अंदर अपन को जैसे कि मान लो जो नॉर्मल बाइक्स वगैरह हैं या फिर और भी जो तुम देखोगे, डोमिनार देखोगे और भी देखो KTM ड्यूक वगैरह देखोगे, उसके अंदर आपको एल्यूमिनेटेड जो बटन्स हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो नाइट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये बटन वाला जो सिस्टम आता है वो। तो ये वन ऑफ द मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगा है या फिर वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगा है इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं गियर्स की बात करूँ तो क्विक शिफ्टर के साथ आता है, तो गियर वगैरह को चेंज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा अगर कंसिडर कर रहे हो सिटीज़ के लिए तो मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ हाँ भाई, गियर की तरफ से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई आप लोग थोड़ा बहुत जो सिटीज़ में कंसिडर कर सकते हो। गियर वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि क्विक शिफ्टर अपन को दे रखा है, तो गियर्स इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले हैं। और मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड गियरिंग्स वगैरह होती हैं, एकदम क्विकली या फिर एकदम स्मूथली ये शिफ्ट करता है। तो स्मूथ क्लचिंग है, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लॉन्ग राइड्स में भी जा रहे हो। साथ साथ में इसके अंदर ये ऑटो लाइक गियर वगैरह चेंज कर लेता है इन द स्पोर्ट्स मोड ओनली। तो देखो एक बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन मिलता है, क्योंकि और भी जो सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं वो इतने ज़्यादा फीचर्स, इतनी ज़्यादा चीज़ें कोई भी नहीं प्रोवाइड करा रहा है इस मोमेंट पे। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई बाइक्स वगैरह और भी आ जाएं, बट इस वाले प्राइस पॉइंट के अंदर मेरे को नहीं लगता कोई और बाइक आपको एक वैल्यू फॉर मनी आपको एक पैकेज प्रोवाइड कराने वाला है। अगर मैं वैल्यू फॉर मनी पैकेज की अगर मैं बात करूं तो ये जो बाइक है वो आपको वैल्यू जरूर प्रोवाइड कराने वाली है। अगर मैं आप बात कर रहे हो अंडर 400 सीसी, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा आपको, एक बार आप चला के देखो, राइड करके देखो, आपको पसंद जरूर आने वाली है। पावर में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी इसके अंदर। अगर आपको कंफर्टेबिलिटी और इशू हो सकते हैं, बट पावर के अंदर कोई इशू नहीं होने वाला है। तो एक बार आप चला के देखो। मेरी तरफ से अगर मैं बोलना चाहूँ तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक है अंडर 250 लैक्स के अंदर, 2,50,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बाइक आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो खरीदनी चाहिए आपको। अगर
टूरिंग पसंद है या फिर आप कॉलेज गोइंग है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन के बारे में, क्यों लोगों को बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो और भी कई सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, जैसे कि मैं स्पीड 400 की बात करूं या 300 की बात करूं, डोमिनार की अगर मैं बात करूं या फिर ड्यूक 390 की अगर मैं बात करूं, तो देखो सब मेरे को इससे पीछे ही लगती है बिकॉज ऑफ द माइलेज वाला कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन या फिर जिस प्राइस रेंज में ये आपको देखने को मिल रही है। तो अगर मैं बात करूं इन पूरे सेगमेंटल फॉर्म के अंदर, तो 2 से 2.5 लाख के अंदर आपको आराम से ये गाड़ी मिल जाएगी। बाकी की जो है वो 3, 3.5-4 लाख रुपए तक की जाती हैं, बाकी की जो बाइक्स वगैरह है उससे बेटर मेरे को ये ऑप्शंस लगता है, क्योंकि जो बजाज जो इंजन प्रोवाइड करा रहा है वो बहुत ज़्यादा ही कंपेटेबल है और बहुत ज़्यादा रिलायबल इंजन आपको देखने को मिलता है। और गाड़ियों में अगर मैं बात करूँ तो इंजन का थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, डोमिनार के अंदर नहीं है बट ड्यूक 390 है उसके अंदर थोड़ा बहुत मैंने इशूज़ सुने हैं लोग बागों से। और अदर देन मैं बात करूं कि अगर आपको डे टू डे लाइफ में अगर ये चाहिए, तो देखो सिटी राइड्स के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा हैवी इंजन है, थोड़ा कर्व वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है और जिसका टर्निंग रेडियस है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सिटी राइड के लिए थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो, बट अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो कहीं पे भी, लाइक लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। साथ साथ में एक नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके पिलियन कंफर्ट की अगर मैं बात करना चाहूँगा, पिलियन कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है जो कि अदर गाड़ी जो भी अदर बाइक्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। तो पिलियन कंफर्ट एक डाउन साइड हो सकता है। बाकी का अगर मैं देखूँ सिटी की तरफ से या फिर अगर मैं आप हाईवेज वगैरह पे राइड वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट रहने वाली में ये जो बाइक है वो E20 कंप्लाइंट आती है, तो पेट्रोल वगैरह से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर बात करें अपन, वो रहता है इसका माइलेज। तो माइलेज आपको 20 से 25 के आसपास देखने को मिल जाएगा स्पोर्ट्स मोड के अंदर। अगर मैं स्पोर्ट्स मोड के अलावा बात करूं, रोड मोड पे आप चला रहे हो तो आराम से आपको ना करते भी 25 से 30 का माइलेज आपको मिल ही जाएगा। तो स्पोर्ट्स मोड में आपको थोड़ा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट ऑन द अदर हैंड आपको पावर ही तो मिल रही है उसके अंदर। अगर आप 400 सीसी के अंदर कोई बाइक कंसिडर कर रहे हो तो देखो आपको ये बाइक देखनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसका जो प्राइस की अगर मैं बात करूं या फीचर की बात करूं तो दोनों में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर या फिर मैं इस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो आपको इतने ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अगर आपको और भी वीडियो जैसी देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तब तक के लिए अपन चलते हैं। राधे राधे।